जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये वीडियो नंबर 24 रहने वाली है। 23 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से आएगा। और आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो को जरा ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आप जानते हो कि नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा दो प्रकार की होती है। नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। सबसे पहले हम बात करें परमाणु ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? परमाणु ऊर्जा गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। तो मतलब हमारा ये हो जाएगी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानी ऊर्जा, बायोमास और अपशिष्ट ऊर्जा, ये तीनों हो जाएंगी नवीकरणीय ऊर्जा। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो जहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपके लिए डिस्क्राइब करके रखा है कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा गैर नवीकरणीय ऊर्जा होती है। और स्वच्छ ऊर्जा होती है नवीकरणीय ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा और जीवाश्म ऊर्जा गैर नवीकरणीय ऊर्जा। आइए अब इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल है, कोयला कोयला एनर्जी हो जाएगी, कच्चा तेल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा और परमाणु ऊर्जा। आपको इन्हें याद रखना है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, ये दोनों गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये स्वच्छ ऊर्जा है। जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगी, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास को याद रखना है और भूतापीय ऊर्जा को याद रखना है, अपशिष्ट ऊर्जा को याद रखना है और ज्वारीय ऊर्जा को याद रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ये हो जाएंगे बायोमास, अपशिष्ट ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। इनको आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को से आया था और उनके द्वारा रेला बुक लिखी गई थी। तो आप जानते हो कि मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इनके द्वारा रेला बुक लिखी गई थी। इनको द्वारा रेला बुक लिखी गई थी। और किसके समय आए थे? ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। इनके द्वारा रेला बुक लिखी गई थी। आपको इसे याद रखना है। अब मैं बात करूँ फाहियान की। फाहियान कौन है? तो प्रथम चीनी यात्री। प्रथम चीनी यात्री कौन है? फाहियान। जो चीन से आया था प्रथम चीनी यात्री फाहियान हो जाएगा। और ये किसके समय आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय। चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन आया था? फाहियान। चंद्रगुप्त सेकंड के समय। अब मैं बात करूँ अलबरूनी की। अलबरूनी कौन है? तो आप जानते होंगे कि महमूद गजनवी के साथ कौन आए थे? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और इनके द्वारा एक फेमस पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तहकीक ए हिंद। तहकीक तहकीक ए हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तहकीक ए हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अलबरूनी के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण गठित सेल कहलाती है। आप जानते होंगे कि सेल तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कालांतरित चट्टान। ये तीन प्रकार की सेल होती है। सबसे पहले मैं बात करूँ आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के लावा से। ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से लावा निकलता है, लावा ठंडा हो जाता है, वो ठंडा होकर आग्नेय चट्टान के रूप में बनता है। तो वो हो जाएगी आग्नेय चट्टान। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं आग्नेय चट्टान की, ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान हो जाएगी आग्नेय चट्टान का उदाहरण। ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएंगी। अब मैं बात करूँ अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टान का उदाहरण हो जाएंगी बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर हो जाएगा, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। अब मैं बात करूँ कारांतरित चट्टान की। कारांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टान है अवसादी चट्टान अत्यधिक टेम्परेचर पर, अत्यधिक प्रेशर पर जो इनकी संरचना में परिवर्तन होता है उसके कारण गठित सेल कौन सी है? कारांतरित सेल। तो जो जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण गठित सेल कौन सी है? कारांतरित सेल। और इसके एग्जाम्पल बात करूँ मैं, संगमरमर हो जाएगी। संगमरमर। संगमरमर किसका एग्जाम्पल है? कारांतरित चट्टान का। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? आप जानते हो कि जनता पार्टी के द्वारा। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, सिर्फ जनता पार्टी थी। 1978 में उस समय पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे और प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम बनते हैं ये। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम बनते हैं। इनके द्वारा गठित द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और उसका नाम क्या था? मंडल आयोग। उसका नाम क्या था? मंडल आयोग उसका नाम था, क्योंकि इसके अध्यक्ष होते हैं बीपी मंडल। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष होते हैं, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया जाता है मंडल आयोग। तो ये थे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। तो अब मैं बात करूं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1953 में, आप जानते होंगे 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे। काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है और कौन से आर्टिकल से लेके आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के बीच में। भाग आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के बीच में भाग 2 नागरिकता से संबंधित। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है भारत और उसके राज्य। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। भाग 1 में है और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भाग 1 है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक भाग 1 है। भाग 3 को आज कौन से आर्टिकल से है? भाग 3 हो जाएगा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। भाग 12 से भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। और भाग 4 कौन से आर्टिकल से हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीति यहाँ डीपीएसपी भाग 4 में। डीपीएसपी भाग 4 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो आप जानते हो कि कोयना, तुंगभद्रा, भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की, तो उसमें हो जाएगी धनसिरी। उसमें धनसिरी, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, तीस्ता, मानस ये सभी हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। जैसे धनसिरी, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अब मैं बात करूँ गंगा नदी की। गंगा नदी की हो जाएगी रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी ये सभी, महानदी ये सभी हो जाएंगी गंगा नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज ये सभी हो जाएंगी सिंधु नदी की सहायक नदियां। और कृष्णा नदी की कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? आप जानते होंगे कि 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? हेडक्वार्टर था दिल्ली में। हेडक्वार्टर दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब होती है? 1928 में। 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन कौन करते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस ये 3 लोग इसकी स्थापना करते हैं। पर इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं श्रीनिवास अयंकर, इसके अध्यक्ष बनते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंकर और सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना करते हैं 1928 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष होते हैं श्रीनिवास अयंकर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को किस से लिया गया है? तो आप जानते हो कि आपातकालीन प्रावधान हमारे कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक, और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है, और कौन से भाग में है? भाग 18 में। आपातकालीन प्रावधान, और हमने किस देश से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए हैं। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, तो भाग 18 में। और रूस के संविधान से कौन सी क्या लिया है हमने? रूस के संविधान से लिया है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना एग्जाम में पूछी जाती है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो सोवियत संघ रूस से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया हमने? डीपीएसपी। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो आप जानते होंगे कि 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी आयोजित की गई थी, और यह गुप्त सोसाइटी थी, गुप्त सीक्रेटली। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हेलोजन को स्थापित किया गया है? आप जानते हो कि हेलोजन को किस वर्ग में स्थापित किया गया है? तो वर्ग 17 में हेलोजन को स्थापित किया गया है। और आप जानते होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? टोटल 18 वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। और कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। चलिए इनके नाम देखते हैं। तो जहाँ आप देख सकते हो कि ये समूह का नाम, साधारण नाम इनका, और बंधन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वन को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। समूह 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। आपको इनको नाम को याद रखना है कि उसे पूछा जाता है ग्रुप 1 को क्या कहते हैं, ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, और ग्रुप 18 को क्या कहते हैं। 18 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ग 18 को कहते हैं उत्कृष्ट गैसों का समूह। वर्ग 18 को उत्कृष्ट गैसों का समूह या अक्रिय गैसों का समूह, अक्रिय गैसों का समूह या उत्कृष्ट गैसों का समूह वर्ग 18 को कहते हैं। वर्ग 17 को कहते हैं हैलोजन का समूह। वर्ग 16 को कैल्कोजन का, पिक्टोजन का वर्ग 15 को, और क्रिस्टोजन का वर्ग 14 को। आपको इनको याद रखना है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। समूह नंबर 1 क्षारीय धातु, समूह नंबर 2 क्षारीय मृदा धातु, और समूह नंबर 18 उत्कृष्ट गैसों का समूह या अक्रिय गैसों का समूह, और समूह नंबर 17 होगा हैलोजन का समूह। ये इनको आप इन चारों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1978 में, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसका राइट आंसर होगा जनता पार्टी की तरह। मैंने अभी आपके लिए समझाया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1829 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? आप जानते हो कि 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा और राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय के प्रयासों से और विलियम बेंटिंक के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अब मैं बात करूं कैनिंग की। कैनिंग कौन है? तो प्रथम वायसराय कौन है? कैनिंग। प्रथम वायसराय कैनिंग बनते हैं 1858 के चार्टर एक्ट से। और डलहौजी कौन है? डाक सेवा का जनक कौन है? डलहौजी। और हेस्टिंग्स कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आप जानते होंगे कि वर्ष 2005 में संसद द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया गया था, और ये 2005 का यह अधिनियम 2005 में ही लागू हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस कंपनी ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो वो क्या है? जिंदल न्यूक्लियर ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार निवेश किया है ना, इसलिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, क्योंकि करंट अफेयर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में 1-1, 2-2 करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़रूर लेके आता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्च 2025 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? आप जानते होंगे कि आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। 26वें गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हो जाएंगे। और आरबीआई के कार्यकारी और निदेशक के रूप में कौन बने हैं अभी? अजित रत्नाकर जोशी। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अजित रत्नाकर जोशी बने हैं। तो अब देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो आप जानते हैं कि गुलाम वंश से बनती है रजिया सुल्तान। 1336 से लेके 1336 से 1340 तक वह पर शासन करती है। ऊपर तो महिला शासक होती है रजिया सुल्तान, गुलाम वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। यदि आपसे ट्रांसफार्मर की पूछे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो जाएंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनवाया गया था? तो कौन सी शैली में बनवाया गया था? वो बनाया था इंडो सार्सेनिक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शहर में स्थित है? तो आप जानते हो कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? भोपाल जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? तो सबसे पहले बात करता हूँ आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 में क्या है? तो आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 में है। आर्टिकल 356 में क्या है? आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात क्या में है? राष्ट्रीय आपात हो जाएगी आर्टिकल 352 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माई मदर एट 66 किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा। तो ये थे आज के 22 क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरी तरफ से, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहाँ। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और छोटा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।